हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि 7th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से लिया गया है। बच्चों, इस वीडियो में हम पहले केपलर के नियम को समझेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि नीट और आईआईटी में आते हैं। तो बच्चों, अपनी वीडियो जितनी भी होंगी फिजिक्स की, उसमें शुरू में कोई टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी नीट और आईआईटी के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो केपलर के नियम। केपलर ने टाइको ब्रह के द्वारा दिए गए ग्रह प्रेक्षणों का कई वर्षों तक अध्ययन किया और 3 नियम दिए। प्रथम नियम बच्चों पढ़ेंगे हम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य इस कक्षा के फोकस या नाभि पर स्थित होता है। तो बच्चों, पहला नियम कुछ इस तरीके से है। ये कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह जो है, ये मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर कोई यहाँ तो ले लिया हमने सूर्य, ठीक है, और यहाँ ले लिया कोई ग्रह, जैसा कि पृथ्वी ले ली। तो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है या ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। इस तरीके से वो वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। तो बच्चों, वो कैसे लगाता है? तो वो कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर इस तरीके से जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है उसमें चक्कर लगाएगा। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ठीक है बच्चों। और सूर्य इसके इस जगह सेंटर में स्थित ना होकर थोड़ा सा इधर साइड स्थित होता है। इसे बोलते हैं फोकस या नाभि। तो ये जगह हो गई फोकस या नाभि। और यहाँ हमने ले ली कोई अर्थ वगैरह, अर्थ। तो अर्थ इस तरीके से सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो बच्चों, आपको उम्मीद है पहला नियम समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो ग्रह है, जैसे अर्थ है, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और जो सूर्य है वो इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की नाभि या फोकस में स्थित होता है। ठीक है बच्चों, चित्र से आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। तो एक बार और देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य इस कक्षा के फोकस या नाभि पर स्थित होता है। ठीक है। इससे बच्चों न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, लेकिन अगले जो 2 नियम हैं उनसे न्यूमेरिकल होंगे। द्वितीय नियम कहता है कक्षा में घूमते समय ग्रह का जो वेग है वो एक समान नहीं रहता है, बल्कि वह इस प्रकार बदलता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये याद रखना है, ग्रह की चाल नियत नहीं रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये क्या सिस्टम है बच्चों? देखेंगे। देखो, वो कह रहा है कि देखो यहाँ पर पृथ्वी है शुरू में, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा अपन खींचेंगे। तो यहाँ सूर्य और ये पृथ्वी को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ जो पृथ्वी है वो v वेग से चल रही है, ठीक है। उसका वेग कुछ होगा। थोड़ी देर में, मान लीजिए डेल्टा टी समय में, वो पृथ्वी इस पहले स्थान से चलकर और दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। v चाल से चल रही, ठीक है। तो अब ग्रह को और सूर्य से मिला देंगे। ये रेखा हो गई। इस दौरान इनके बीच में जो क्षेत्रफल तैयार हुआ है, ये क्षेत्रफल, इस दौरान उसने ये क्षेत्रफल बनाया है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही
ये पृथ्वी चक्कर लगाते हुए सूर्य के नज़दीक मान लीजिए यहाँ पहुँच गई तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, और अगर ये उसी स्पीड से चलेगी, चाल से चलेगी, तो इसके द्वारा जो डेल्टा टी समय में क्षेत्रफल बनाया जाएगा वो बराबर नहीं होगा। वो क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर जब पृथ्वी आएगी तो वो अपनी चाल को क्या कर देगी, तेज कर देगी, वो तेज घूमने लग जाएगी। तो अब सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा ये हमने एक बना दी है, और जब ये तेज चलेगी पृथ्वी तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहले वो इतनी दूरी तय करी थी, लेकिन अब जो दूरी होगी वो पहले से ज़्यादा होगी, और फिर से वापस हम पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा को खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस दौरान अब जो यहाँ पर क्षेत्रफल का निर्माण होगा, ये देखो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ लंबाई कम होगी तो इसे चौड़ाई जो परिधि है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ग्रह जैसे पृथ्वी है वो सूर्य से दूर होती है तो उसकी चाल कम होती है, लेकिन जैसे ही वो सूर्य के नज़दीक आती है पृथ्वी तो उसकी चाल बढ़ जाती है। तो अगर हम चाल के बारे में बात करें, तो बच्चों चाल बदलती है जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी चाल बदलती है। जब वो ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कम होती है, और कोई ग्रह सूर्य के जब पास आता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। लेकिन उसकी जो क्षेत्रीय चाल है वो हमेशा नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। ठीक है बच्चों, तो यही केपलर की गति का दूसरा नियम है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है तो उसकी चाल नियत नहीं रहती, उसकी चाल बदलती है, लेकिन समान समय अंतराल में उसकी क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। मतलब जब वो ग्रह दूर होता है तो वो धीमे धीमे चलता है, उसकी चाल कम होती है, लेकिन जब वो ग्रह पास आता है तो वो अपनी चाल बढ़ा देता है, जिससे उसकी क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहे। तो बच्चों फिर से एक बार इस नियम को देखें। कक्षा में घूमते हुए ग्रह का वेग एक समान नहीं होता है, बल्कि वह इस प्रकार बदलता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल घेरती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल, देखो जो ये वाली लाइन, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, लेकिन उसकी चाल है वो नियत नहीं रहती, वो बदलती रहती है। यहाँ अपन ने डायग्राम बनाया है, देखो ये उदाहरण के लिए यदि एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में ए से बी तक तथा सी से डी तक गति करता है तो क्षेत्रफल ए एस बी, ये वाला क्षेत्रफल बच्चों ए एस बी और सी एच डी ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूर होता है तब उसकी चाल कम होती है, और जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी चाल अधिक होती है। इसके बाद है बच्चों तीसरा नियम, ये कह रहा है कि किसी ग्रह का आवर्तकाल या परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है या ग्रह चक्कर लगा रही है, तो एक चक्कर में जो समय लगेगा वो होगा आवर्तकाल, और ये सूर्य से ग्रह के बीच की ये दूरी है, यहाँ पर ये R1 है और यहाँ पर ये R2 दूरी है, ये दूरी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इनकी जो दूरी काम में लेंगे वो लेंगे औसत दूरी। ठीक है, अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी और सूर्य के बीच की दूरी बदलेगी, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में हम उनके बीच की कौन सी दूरी लेंगे, औसत दूरी। तो यही तो वो नियम है, तीसरा नियम वो कह रहा है कि किसी ग्रह के आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी का वर्ग और उस ग्रह को और सूर्य से मिलाने वाली रेखा या उनके बीच की दूरी की तृतीय घात मतलब घन के समानुपाती होती है। ठीक है,
तो बच्चों ये तीसरा नियम है। किसी ग्रह के आवर्तकाल या परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। टी मतलब परिक्रमण काल, आर ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी। स्पष्ट है कि ग्रह जितनी दूर होगा, मतलब आर का मान जितना ज़्यादा होगा, उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। अतः बुध का आवर्तकाल सबसे कम और नेपच्यून का सबसे अधिक होगा। बच्चों अब हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है जो जी मेंस में आया है 2021 में, कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते किसी ग्रह की का परिक्रमण वेग नियत रहता है। गलत। जो जिस वेग से अगर ग्रह गति करता है उसका वेग नियत नहीं रहता है, वो बदलता है। सूर्य के समीप इसका वेग निम्नतम होता है। गलत। सूर्य के जब पास आता है तो इसका वेग बढ़ जाता है। क्षेत्रीय वेग इसके वेग के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। और दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय वेग इसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों क्षेत्रीय चाल तो हमेशा नियत रहती है, तो ये भी गलत है। प्रक्षेप पथ इस प्रकार होता है तो क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। तो बच्चों इसका सीधा सीधा ऑप्शन था ई। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैपिटल आर है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 3r कर दी जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी। तो इसमें बच्चों हमें केपलर की गति के तीसरे नियम का उपयोग करना है। मान लीजिए पहले ये स्थिति थी और ये अब स्थिति है। मतलब यहाँ पर तो ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और इनके बीच की दूरी है पहले आर, मतलब स्मॉल आर जो होती वो कैपिटल आर है, और इसका आवर्तकाल है टी। अगर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अब मान लीजिए इसे R2 कितना कर दिया 3r, तो अब इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो केपलर की गति के तीसरे नियम के अनुसार आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी की तृतीय घात के समानुपाती होता है। और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा के, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए प्रारंभ में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी r1 है तो इसका आवर्तकाल t1 है। और अगर हम इनके बीच की दूरी r2 कर दें तो अब इसका आवर्तकाल हो जाएगा t2। इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तैयार करी, और इसके बाद समीकरण नंबर 1 में 2 का लगा दिया भाग, तो k से के कट जाएगा। अब आ जाएगा t1 स्क्वायर बटे t2 स्क्वायर बराबर r1। तो प्रारंभ में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थी कैपिटल आर क्यू, और अब हो गई 3r, मतलब r2 की वैल्यू हो गई 3r क्यू। तो इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू बटा 27 आर क्यू, और आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। तो अगर हम T2 निकालेंगे तो वो आएगा √27 अच्छा, √27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3 T1, मतलब 3 √3 T1, ठीक है। अब इस रूप में तो ये दे नहीं रखा है, तो T1 का मतलब क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर r है तो उसे चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। T1 मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लगता है। तो दूरी अगर 3 गुना कर देंगे तो T1 की वैल्यू रख देंगे 1, तो 3 √3 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 3√3 वर्ष। तो बच्चों इस तरीके के केपलर की गति के नियमों से नीट में, IIT में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार नीट और IIT के लिए तैयारी के लिए वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।